जी, आज कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज ऑर्गेनन का करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक करेंगे अबाउट, हमने रूब्रिक पढ़ा होगा अपने मटीरिया मेडिका में भी। इसमें रेपर्टरी में भी मैग्नेटिज्म एम्यूलरेट्स। तो दो हमारे रूब्रिक है, मैग्नेटिज्म एम्यूलरेट्स एंड हेल्ड बीइंग एम्यूलरेट। क्या फर्क है इन दोनों में, मैग्नेटिज्म में और बीइंग हेल्ड में? कोई हाथ पकड़ के बैठा है किसी का, उससे उसको आराम भी आ रहा है, कोई बुखार है, बुखार भी ठीक हुआ है थोड़ा बहुत उसको, जो कोई पेन्स थी अगर वो भी ठीक हुई हैं साथ में, तो वो मैग्नेटिज्म में आएगा कि हेल्ड बीइंग में आएगा? किन में आएगा दोनों में से? सर वो हेल्ड बीइंग में आएगा सर। क्यों मैग्नेटिज्म में क्यों नहीं? मैग्नेटिज्म में क्या होगा? सर हालांकि मैग्नेटिज्म में भी यही होता है कि जैसे कोई बंदा कोई मालिश कर दे, कोई हाथ फेर दे, कोई दबा दे, और जैसे कहते हैं कि मेरा सिर दबा दो, मेरे पैर दबा दो, मेरी मालिश कर दो, वो चीजें जो है सर मैग्नेटिज्म में आती हैं। और हेल्ड डिजायर में सर ऐसा है कि जैसे बच्चा क्लीनिंग में आता है, वो अपनी माँ को पकड़े रखता है, तो वो एक क्लिंगिंग की तरफ वाला थोड़ा सा हालांकि रूप बनता है, लेकिन सर उसमें हेल्ड डिजायर कि मुझे पकड़े रखो, है ना। तो सर उसमें ये इन दोनों में ये डिफरेंस है सर। लेकिन फिर वो जो रबिंग है, वो रबिंग में क्यों नहीं आएगा? कोई बोलता है कि मालिश कर दो, कोई बोलता है अभी सर दबा दो, तो प्रेशर एम्यूलरेट में क्यों नहीं आएगा वो? या कोई बोलता है कि टच करो मुझे या रब करो, तो टच एम्यूलरेट में क्यों नहीं आएगा? फिर वो मैग्नेटिज्म में क्यों आएगा? लेकिन वो उसके लिए तो अलग से बहुत रूब्रिक है। अगर ऐसे देखेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना। सो जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि कोई भी रूब्रिक है, कोई भी सिम्टम है, उसको उसके रूट से समझने की कोशिश कीजिए भी, उसका रूट कहाँ पे है। क्योंकि वो रूट, वो एक बेसिक मैकेनिज्म उस रूब्रिक को उठाने का आपको दिखेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म की बात करते हैं भी, होता क्या है ये, इसमें मैकेनिज्म फिनोमेना इन्वॉल्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिज्म, इन दोनों से मिलके जो फील्ड बनता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सब नहीं, कि कोई भी वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, वो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ड्रॉ करती है, ठीक है ना। उस टाइम हमने सिर्फ आयरन के बारे में पढ़ा या कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा जो बेसिकली ड्रॉ होते हैं। लेकिन जो अर्थ है उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसकी तरफ सब कुछ ही ड्रॉ होता है। हम इंसान जो कि बोन मसल इसके बने हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। कोई मिनरल है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई सीमेंट की बनी बिल्डिंग है वो भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई है। सो इट इज अ बिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which not only draws minerals or iron only but everything towards it. So similarly we are a matter and energy। इसके ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे लंबी बात, क्योंकि ये पता ही है हमें कि भी हम मैटर और एनर्जी दोनों ही हैं, क्योंकि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के साथ वैसे भी इंटरचेंजेबल है। सो एज द चार्ज आयंस आर रनिंग थ्रू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में से चार्ज आयंस रन कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे हर पार्ट में चार्ज आयंस हैं जो अंदर बाहर जा रहे हैं, एक सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, मस्कुलर सिस्टम के अंदर एज अ होल। तो वी आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके रखते हैं हमेशा। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग इन एंड गिविंग आउट इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
आप किसी नए आदमी को मिले, कोई रास्ते में मिले, कहीं गए, वहां पे बैठे, उसके साथ पहले कुछ खास नहीं बताया, लेकिन बैठ के अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, मिलके अच्छा लगा। वो कैसे अच्छा लगा आपको? आपके पास कोई वर्ड्स भी नहीं होंगे उसको डिफाइन करने के लिए कि भाई क्या बात उस इंसान की अच्छी लगी खास। बाद में ज्यादा सोचो तो शायद बना लो कोई बात कि भाई ये बात अच्छी थी उसमें, या ये बात करने का ढंग अच्छा था। बात करने का ढंग सबका ही अच्छा होता है। ऑलमोस्ट आप जिसको भी मिलोगे, पहली बार बात करने का ढंग जनरली सबका अच्छा ही होता है। ठीक है ना? सो हाँ, हम बाद में उसको चाहे शब्दों में किसी ना किसी तरह फिट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि रीजनिंग हमारी एक आदत है। हमारा जो माइंड है वो रीजनिंग के बिना नहीं रह सकता। कुछ भी हुआ है उसके साथ कोई ना कोई कारण, हम कोई ना कोई कारण जोड़ लेते हैं उसके साथ। ठीक है ना? बट इनिशियली जब आप मिले, उनके साथ बैठे, उसके साथ थोड़ी देर, जितनी भी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन बैठ के मिलके अच्छा लगा। तो दिस इंफॉर्मेशन विच यू आर टेकिंग इन कि मिलके अच्छा लगा, दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली आप कहीं गए, किसी जगह पे गए, तो उस जगह पे जाके बहुत अच्छा लगा, हम बोल देते थे भी शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा, जनरली खुशी मिली, वट एवर इट इज। ठीक है ना? बिकॉज दैट थिंग, दैट प्लेस हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जो बहुत मानी गई है कि भी वहां पे अच्छी चीजें हुई हैं दुनिया में, तो आपको वहां पे जाके अच्छा लगता है। कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे बुरी, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, बहुत सारे आजकल ये पुराने राजाओं के महल थे जो रिसोर्ट्स बना दिए, जो होटल्स बना दिए, वहां पे जाकर जनरली लोगों को अच्छा नहीं फील होता। ठीक है, वो एक महल देखने को आकर्षित लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर हम वैसे फील करें, बहुत लोग आप जिनको मिलोगे, कोई रुका है, वो एक बोलेगा भी रात को ना अच्छी नींद नहीं आई, बेचैनी सी रही मन में, तंग से रहे, ऐसा था भी कब सुबह हो कब निकले यहां से। क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं था उस जगह। सो ऑल द प्लेसेस, एवरी बीइंग, एवरी पार्ट ऑफ मैटर जो भी है, इट इज बेसिकली थ्रोइंग आउट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहां से वो इंफॉर्मेशन दे भी रहा है अपने बारे में और बाकियों के बारे में ले भी रहा है। ठीक है? सो एक डिपिक्शन है कि इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसका चलता है, वैसे ही हमारा भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहता है। ठीक है ना? अब द मोर वी बिकम मैटर, द स्मॉलर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। हम जितना मैटर की तरफ जाते रहते हैं, हम जितना खुद मैटर बनते जाते हैं। मैं बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछता भी हूँ, बड़ी बार एक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे थॉट को इंस्टिगेट करते हैं, थोड़े छोटे बच्चे हैं, उसकी बॉडी भी छोटी है, हाथ पैर सब छोटे हैं, हार्ट छोटा है, अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, वो खाना भी कम खाता है हमारे से, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जो एक 30 साल के आदमी में, 35 साल के, 25 साल के भी वो एनर्जी नहीं होती। वो छोटे से बच्चे में कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? उसको सारा दिन भगा लो, उसको नींद की नहीं जरूरत, उसको आराम की जरूरत नहीं है, वो सारा दिन खेलता रहेगा, भागता रहेगा। आप भी जब छोटे थे, अगर कंपेयर करो जब आप छोटे थे 8 9 10 साल के, कंपेरेटिव टू अब, एनर्जी कब ज्यादा थी हमारी? ठीक है ना? सो जितने हम जब छोटे थे, वी वर मोर एनर्जी लेस मैटर, तब मैटर की चीजें हमें ज्यादा बाउंड नहीं करती थी, मैटर वाज नॉट समथिंग विच वाज सिग्निफिकेंट फॉर अस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्यों मोस्टली
30 साल के बाद वेट गेन शुरू हो जाता है, फैट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर मैटर। वो जो एनर्जी है वो मैटर में तब्दील हो रही है हमारे आसपास भी, इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशंस। हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं चीजों को। 2 चीजों की जरूरत है, हम 4 लाते हैं, 4 की है तो 8 लेके आते हैं। वी आर एक्यूमुलेटिंग दोज थिंग्स। और वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी उस एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। सो द मोर वी बिकम मैटर, द स्मॉलर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है छोटा होता जाता है। हम जो इंफॉर्मेशन बाहर रिले करनी है या बाहर से लेनी है, वो काबिलियत हमारी कम होती जाती है। द मोर वी रिमेन एनर्जी, द बिगर दिस फील्ड इज। और जितनी हमारे में एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है, एनर्जी ज्यादा रहती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारा उतना ही बड़ा होता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग इंफॉर्मेशन टू दिस फील्ड। आप ना चाहते हुए भी हर टाइम इस फील्ड को इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो। आप जो भी आपकी फीलिंग्स है, क्यों आप देखते हो किसी को क्यों लगता है वो उदास बैठा है, क्यों लगता है अभी ये थोड़ा गुस्से वाला इंसान है, क्यों लगता है अभी ये थोड़ा घबराया सा हुआ है। हालांकि कोई ज्यादा खास उन्होंने अपने कोई बातें बताई नहीं या कोई ऐसे कोई बॉडी लैंग्वेज दी नहीं। इवन सिंपल से सिंपल इंसान, बच्चे भी समझ जाते हैं कि अंकल गुस्से वाले हैं। वो कैसे? बिकॉज वी आर फीडिंग कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन टू अवर फील्ड्स। और वो जो फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली बाहर जो इन्फिनाइट बिगर फील्ड है उसको इंफॉर्मेशन थ्रो करता रहता है। सो जब भी हम सर्वाइवल फीलिंग्स में होते हैं, कोई कंपटीशन की फीलिंग है, किसी के साथ कंपीट कर रहे हैं, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, मैं क्यों नहीं उससे आगे निकल पा रहा, या कंट्रोल की फीलिंग्स हैं कि चीजें कंट्रोल में नहीं चल रही, मैं इस चीज को भी कंट्रोल कर लूं, मैं इस चीज को भी कंट्रोल कर लूं। इम्पेशंस है, ईगो है, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट है, भी अपने आप को बड़ा समझना सबसे, गिल्ट की फीलिंग है, शेम की है, अनवर्दीनेस है कि हम किसी लायक नहीं है, या एक लैक की फीलिंग है जनरल, भाई ये भी नहीं है जीवन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, डिप्रेविटी है, वही लैक आ गया। एडिक्शंस हैं किसी तरह की, एंजाइटीज हैं, ये सब हमारे सर्वाइवल फीलिंग्स हैं। तो जितना हम इन सर्वाइवल फीलिंग में रहते हैं, वी आर कॉन्टिन्यूसली सकिंग द एनर्जी फ्रॉम द फील्ड एंड दस चेंजिंग एनर्जी इनटू मैटर। और हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते रहते हैं, जैसे कि फैट इज अ मैटर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सिंपल एग्जांपल है, क्यों एक एज के बाद लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, फैट की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। बंदे की शादी होती है, पेट निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? वो पेट खाने की वजह से थोड़ी निकल रहा है, वो भी पेट सर्वाइवल इमोशन में है, सर्वाइवल है अभी तो, कि अभी फैमिली को कैसे पालना है, आगे बच्चा हो गया उसको कैसे पालना है, पैसे कहाँ से कमाने हैं, काम कैसे चलेगा। बेसिक जो सर्वाइवल फीलिंग्स है हमारी, उनमें चल रहा है अभी सारा कुछ। ठीक है ना? सो हम बाहर से भी जो एनर्जी है उसको भी मैटर में चेंज करना शुरू कर देती है बॉडी। बॉडी ने तो वैसे ही करना है जैसे हम हैं, जैसे हम फील कर रहे हैं, जैसे हमारा माइंड पर्टिकुलर थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सो नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ अवर फील्ड्स। हम लोगों के साथ अपने फील्ड्स को शेयर कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स के साथ अपना शेयर कर रहे हैं फील्ड। आप देखोगे मोस्टली ना, अगर ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ये चीज, एक छोटा सा एग्जांपल ही है। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल मोबाइल पुराना हो गया, आपका बड़ा मन है यार मोबाइल चेंज करना है, पुराना हो गया, कंप्यूटर है वो लग रहा है स्लो हो गया यार, इसको बदले यार। ठीक है ना? कोई और चीज है जो अभी थोड़ा सा ना ये होने लगे, ये चीज तंग कर रही है ये चीज, आप देखो कि हमेशा होता है कि या तो वो खराब हो जाएगी, या वो टूट जाएगी, या खो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, होता ही है वो। आपका विचार वो एक जिसको हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उस तक कैसे पहुंचा? और ये होता है,
अगर आप ध्यान दोगे उस तरफ तो आपको देखेगा भी ये चीज होती है हमेशा, चाहे हमारे पास कभी पैसे नहीं है लेने के लिए कुछ चीज, ठीक है ना, लेकिन वो चीज ने पहले खराब हो जाना है। अगर कुछ ले आए गलत ले आए, वो चीज काम करने बंद कर देती है, नहीं लाई हुई चीज भी, ठीक है ना। सो वी आर बेसिकली शेयरिंग अवर फील्ड्स, उन फील्ड्स की शेयरिंग के साथ हम अपनी इंफॉर्मेशन बिना बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बड़ी बार आप देखोगे कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई क्लोज ब्रदर्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या पेरेंट्स के साथ किसी की बहुत क्लोजनेस है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, तो उनको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती एक दूसरे को समझाने के लिए। ये हमेशा होता है, जो एक के मन में विचार है दूसरे के भी वो मोस्टली उसी टाइम पे आ जाता है। बड़े हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनमें एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो बिना एक ही टाइम पे एक ही विचार दोनों में आने शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं वो चीजें, कैसे आ रही हैं वो, बिना बोले, बिना किसी लैंग्वेज के, बिना बात किए, है ना। दैट इज बिकॉज वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली विदाउट इवन नोइंग इट। ये हमारी गलती है कि हमें नहीं पता उस चीज का, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज होती है। बोलना या ये जो वॉइस है ये तो बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप। सो वी आर पार्ट ऑफ द होल, वी आर टेकिंग फ्रॉम द होल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द होल। एक बड़े फील्ड के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं। So people with the same emotions and the same energy, they will share the same thoughts and information and they will bond together. जिनके एक जैसे इमोशंस हो जाते हैं, एक जैसे विचार हो जाते हैं, वो वैसे ही थॉट और इंफॉर्मेशन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। सो अवर एनर्जी फील्ड्स बाउंड विद दोज हु हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज एज अस। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी है वैसी फ्रीक्वेंसी के लोग अगर मिल जाते हैं तो हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। So now coming to the our part of magnetism emulates. So अभी क्या होता है कि when someone's electromagnetic field is so much depleted, एंजाइटी के जितने भी मैंने पीछे फीलिंग्स या इमोशंस की बातें की हैं, हम मैटर में इतना जा चुके हैं, मटेरियल पार्ट ऑफ द थिंग्स, उस चीजों में इतने खो गए हैं कि वो जो हमारी एंजाइटीज हैं, एंगर है, कॉन्टिन्यूस सर्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर अगेन मैटर, ठीक है ना, वो जो सर्ज है, दे आर बेसिकली डिप्लीटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पर्सन। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो डिप्लीट हो रहा है। So when someone's electromagnetic field is so much depleted that he cannot contribute energy to himself, then he is attracted to a greater magnetic field in resonance with him. तो फिर वो आकर्षित होता है किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो उसके साथ रेजोनेट करता है, जो उसके जैसी फ्रीक्वेंसी रखता है, so that he can now take energy from others electromagnetic field. So जो मैग्नेटिज्म है, this is all about taking the energy from another's electromagnetic field by any way. और इसमें जरूरी नहीं कोई इंसान ही होगा, नहीं, वो कोई जगह भी हो सकती है, वो कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है। मुझे मेरे बेड पे जाके लेटा दो, मुझे तो वहीं पे आराम आ जाएगा। मुझे मेरे कमरे में ले जाओ, मुझे वहां पे आराम आ जाएगा। मुझे उस गुरुद्वारे में, मंदिर में ले जाओ, मुझे आराम आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान को बुला दो, उससे बात करवा दो मेरी, बात करने से भी तो जरूरी नहीं हाथ पकड़े तो ही, बात करने से वो आके पास बैठ जाए, एंड यू विल फाइंड दैट द सिम्टम्स आर गेटिंग एमुलरेटेड, ठीक है ना। इट शुड नॉट ओनली बी डिजायर बट देयर हैज टू बी एमुलरेशन आल्सो। कि बुखार था जी 103 104 बच्चे को, पापा को बुला रहा था बड़ी देर से, पापा आ गए घर पे, या उसको बोल दिया कि पापा आ रहे हैं घर पे, बात हो गई फोन पे, बच्चे का उसी टाइम से बुखार थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। पापा के आने तक 104 से 103 से 102 101 पे आ गया बुखार।
ठीक है ना. So the patients will have desire for being with particular persons or at particular places, and being there or with them, the actual decrease of symptoms is seen. ठीक है ना. वो जब हम एम्यूलरेशन की बात करते हैं तो मतलब symptoms have to get better by that particular thing. So it is not only rubbing, it is not only सिर दबा दो या पैर दबा दो, ठीक है, that can be a part of that thing. लेकिन एज अ होल जब हम देखते हैं एक इंसान का जो एनर्जी है दैट इज लैकिंग, और ये जो एनर्जी है उस इंसान, तो सिर्फ उसके सिम्टम नहीं मिल होंगे, उसमें वैसे भी एक एनर्जी का सर्ज होगा उस इंसान के आने से. जो आंखें बंद थी वो आंखें खुल गई, जो इंसान बात नहीं कर रहा था उठ के बात करने लग गया बैठ के. ठीक है ना. जैसे किसी ने आके किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो हाल है कि जी एकदम से उठ के बैठ के बातें भी होने लग गई, सब कुछ ठीक हो गया जी, अब तो ये आ गए तो ठीक हूं मैं अभी बिल्कुल. ठीक है ना. सो दिस इज मैग्नेटिज्म एम्यूलरेट्स. एंड मैग्नेटिज्म डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद कंसोलेशन. ठीक है ना. ये नहीं भी कोई आके मॉरल रेमेडी दे रहा है या मॉरली थोड़ा बूस्ट अप कर रहा है तो वो चीज एम्यूलरेट करती है, नहीं. इसमें उल्टा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको कंसोलेशन नहीं अच्छी लगती, जैसे कैल्केरिया हो गई, इग्निशिया हो गई, सिलीशिया हो गई, सीपिया हो गई, which are emulated by magnetism, but they are not, they are aggravated by consolation. So this is not about consolation. This is much higher than consolation or being held or than any kind of physical touch or anything this. ठीक है ना. ये उससे कहीं ज्यादा आगे है चीज मैग्नेटिज्म की. सो मैंने इतना क्यों बताया ताकि आप एक जनरल आइडिया रखिए मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिज्म ऐसी कि बोलता जी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे को रब कर दो, मुझे अच्छा लगता है कोई पास में आके बैठे, इतने पे मैग्नेटिज्म नहीं लेनी. यू हैव टू सी के इन हिज लाइफ ही हैज बीन डिप्लीटिंग दैट जो उसका एनर्जी फील्ड है किसी ना किसी वजह से डिप्लीट कर रहा है, और कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं in the form of people, in the form of places, in the form of objects, जो जिनके एनर्जी फील्ड में जाके उसको अच्छा लगता है. हर किसी के नहीं. अगर रबिंग है तो रब तो कोई भी कर दे, सिर तो कोई भी दबा दे उसको आराम आ जाएगा, लेकिन कोई भी उसके मैग्नेटिक फील्ड की रेजोनेंस का पार्ट नहीं बन सकता, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं बन सकता. ठीक है ना. जो उसके साथ शुरू से रेजोनेट करती आ रही हैं, and because of that resonance he is attracted to that magnetic field. जैसे कि एक लोहा चुंबक की तरह अट्रैक्ट होता है, एक छोटा मैग्नेट बड़े मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही ये इंसान उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है. सो नेक्स्ट इज बीइंग हेल्ड एम्यूलरेट्स. जैसे कि लिखा कि द पेशेंट वांट्स टू बी हेल्ड, उसको पकड़ लो, या वो किसी को पकड़ ले, होल्डिंग और बीइंग हेल्ड एम्यूलरेट्स है पूरा. वो किसी को पकड़ ले या उसको कोई पकड़ ले, कोई बच्चा है उसको कोई बाहों में ले ले, उसका कोई हाथ पकड़ ले, और वो या वो किसी का हाथ पकड़ ले, और हिमसेल्फ बाय समवन और एनीवन, कोई पर्टिकुलर भी हो सकता है उसमें कि मम्मी का हाथ पकड़ना है, या कोई भी हो जो है वहां पे प्रेजेंट. अच्छा मम्मी नहीं है बाहर गए, चलो पापा को भेज दो. अच्छा पापा भी नहीं है फिर चलो दादी को भेज दो या दादा को भेज दो, लेकिन किसी का मेरे को हाथ पकड़ना है. देयर कैन बी प्रेफरेंसेस कि भाई मम्मी नहीं तो पापा, ठीक है ना. प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली देयर इज अ डिजायर टू बी हेल्ड और डिजायर टू होल्ड. क्यों? क्योंकि पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ फियर, फ्राइट और एंजाइटी. इसका जो रूट है इन तीन चीजों में से आता है जनरली. डरा हुआ है इंसान, घबराया हुआ है, तो उसको एक सिक्योरिटी चाहिए, एक साथ चाहिए, एक हौसला चाहिए, एक रियलाइजेशन चाहिए कि है कोई ना कोई यहाँ पे.
ठीक है ना, एंड बीइंग हेल्ड और रियलाइजेशन दैट देयर इज समवन टू होल्ड हिम फिजिकली इज इनफ टू एमिलेट द सिम्टम्स। ठीक है, तो वो जो चीज है, वो जो एक आश्वासन है कि अभी हाँ कोई है, अगर कुछ बात हो जाती तो कोई है यहाँ मेरे को पकड़ने के लिए, मेरे को संभालने के लिए, अगर मैं और ज्यादा डर जाऊं, घबरा जाऊं, तो अगर कोई है तो वो उसको आराम देता है। अगर वो किसी को पकड़ लेता है, उसको कोई पकड़ के लेट जाए, बैठ जाए, तो उसको आराम मिलता है, उसके जितने सिम्टम्स हैं वो एमिलरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट सम मैग्नेटिक फील्ड, कोई डिप्लीटेड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है यहाँ पे। ये जनरली बस हेल्ड है कि मैं डरा हुआ हूं तो मुझे पकड़ लो, जैसे ही वो मेरा डर चले जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप पकड़ो या ना पकड़ो। लेकिन वहां पे इट विल बी अ कॉन्टिन्यूस थिंग कि वो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा सोर्स चाहिए, एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके पास मैं रहूं। वो पास रहता है तो अच्छा लगता है, किसी और हो, कोई और हो तो उससे वो बात नहीं बनती। ठीक है ना, सो दिस इज मैग्नेटिज्म एमिलरेट्स। ठीक है ना, सो ये दो, दोनों में ये बेसिकली फर्क है। तो जब भी हम पेशेंट्स में देखते हैं इसको इसी तरीके से देखिए। मैं बड़ी बार देखता हूँ कि मैग्नेटिज्म एमिलरेट्स बड़ी कॉमनली ले लेते हैं। किसी ने भी आके बोला जी हमें ऐसे अच्छा लगता है, कोई आके ऐसे सहलाए, कोई प्यार करे, कोई पूछ ले भी क्या हाल है ना, कोई आके सर दबा दे, कोई पैर दबा दे, बड़ा अच्छा लगता है, कोई आके बात, ये नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नेटिज्म। तो बड़े ध्यान से, बहुत थोड़ी सी दवाइयां हैं उसमें, जिन रूब्रिक्स में बहुत थोड़ी सी दवाइयां ना, इसका एक मतलब हमेशा रखिएगा कि ये रूब्रिक कोई कॉमनली मिलने वाली चीज नहीं है। अगर आप कॉमनली आपको मिल रहा है, आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत ले रहे हो वो रूब्रिक। ठीक है ना, लैक ऑफ करेज है, टिमिडिटी है, चलो टिमिडिटी है, उसमें आप देखोगे 150 के करीब दवाइयां हैं, तो कॉमनली मिलता है, इतनी दवाइयां हैं जो उसको कवर करती हैं, इतने ही लोग हैं जो उसको कवर करते हैं, तो आपको टिमिडिटी कॉमनली दिखती है लोगों में। और जितना रूब्रिक छोटा होता जाता है उतना ही आपको लोगों में कम मिलेगी वो चीज। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक ही छोटा रूब्रिक बार बार ले रहे हो, कोई भी हो, कैसा भी रूब्रिक हो, लेकिन वो छोटा है, उसमें सिर्फ 15 दवाइयां हैं, 20 दवाइयां हैं या 10 दवाइयां हैं, और आप बार बार उसको ले रहे हो, तो इसका मतलब आप रूब्रिक गलत ले रहे हो, उस सिम्टम को गलतली अंडरस्टैंड करके गलतली ले रहे हैं। ठीक है, सो ऑलवेज हैव दिस, बियर इन माइंड कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स, कि कॉमनली क्या देखने को मिलता है, अनकॉमनली क्या देखने को मिलता है। मेरी रिपोर्टरी में, मेरे मटीरिया मेडिका में कॉमनली क्या देखने को मिल रहा है और अनकॉमनली क्या देखने को मिलता है। मटीरिया मेडिका में हमें बहुत सारे सिम्टम है जो कॉमनली सब मेडिसिन में मिल जाते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अनकॉमनली मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट की एग्रावेशन है, वो कॉमनली मिलती है, कॉमनली मिलती है सब दवाइयों। ठीक है ना, वो लोगों में भी आपको कॉमनली मिलेगी। सो ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। हम जब बात करते हैं कि हमने एक्यूरेसी की तरफ जाना है, तो हमारी जो नॉलेज है वो भी आगे 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 करके शार्प होती जानी चाहिए, ताकि पहली बारी में ही वो एक्यूरेटली उस मेडिसिन को फाइंड आउट कर ले, उस रूब्रिक को, सिम्टम को फाइंड आउट कर ले जो कि पेशेंट को क्योर करने वाले हैं। चलिए भी ऑर्गेनल का करते हैं शुरू। सो हमने 138 तक कर लिया था, वी हैव टू स्टार्ट विद 139। So when the physician does not make the trial of medicine on himself, जब प्रूविंग फिजिशियन खुद के ऊपर नहीं कर रहा मेडिसिन की, बट गिव्स इट टू अनदर पर्सन, द लेटर मस्ट नोट डाउन डिस्टिंक्टली द सेंसेशन। तो जब हम किसी और के ऊपर प्रूविंग कर रहे हैं मेडिसिन की, तो उसको बोल के रखना है कि कोई भी सेंसेशंस है, कोई भी सफरिंग्स है, कोई एक्सीडेंट्स हैं, कोई चेंजेस ऑफ हेल्थ है,
वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उनको लिख के रखे, नोट डाउन करके रखे। प्रूविंग में तो है ही है, लेकिन बड़ी बार चलो पेशेंट आया, हम क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द पेशेंट पहली बार होम्योपैथी में आ रहे हैं, उनको पता नहीं भी इतना कुछ पूछते हैं या इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो आफ्टर केस टेकिंग उन्होंने जितनी इंफॉर्मेशन दे दी पहली बार में, बट फॉर द फर्स्ट फॉलो टेल देम कि आप में कोई भी चेंजेस आती हैं, आपके बच्चे में कोई भी चेंज, जिसको भी आपने मेडिसिन दी, अगर अटेंडेंट है उसका तो अटेंडेंट को बोल कर रखा कि इनमें जो भी चेंजेस आती हैं उनको नोट कर लीजिएगा। आपने तो 15 दिन के बाद आना है, लेकिन रोज की रोज जो जो चेंजेस आती हैं, जो भी आप देखते हो उसमें, जो ठीक हुआ, जो बढ़ा, जो कम हुआ, उसको नोट करके रखो, उसको हमेशा ध्यान में देना है, ठीक है ना। तो सिमिलरली इन द क्लिनिक ऑल्सो टेल द पेशेंट्स, सिमिलरली ड्यूरिंग प्रूविंग इट शुड बी टोल्ड टू द प्रूवर कि तेरी जो भी रोज की जो सेंसेशन हैं, सफरिंग्स हैं, एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं तेरे साथ, एनी काइंड ऑफ चेंज इन हेल्थ ही एक्सपीरियंसेस एट द टाइम ऑफ देयर अकरेंस, कब हुआ समा भी नोट करना है, मेंशनिंग द टाइम आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ ड्रग व्हेन ईच सिम्टम रोज, कि इतने बजे मैंने ये मेडिसिन ली थी और इस समय पे ये सिम्टम आए, प्रूविंग्स में खास करके, ठीक है ना। एंड इफ इट लास्ट लॉन्ग द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन, और अगर लंबे समय तक एक सिम्टम चला है तो उसका कितना पीरियड ऑफ ड्यूरेशन था, 2 घंटे एंजाइटी चलती रहेगी, 3 घंटे दर्द चलता रहा, जो भी उसकी ड्यूरेशन है उसको नोट करके रखना है। द फिजिशियन लुक्स ओवर द रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, उस एक्सपेरिमेंटर की प्रेजेंस में फिजिशियन उस सारी चीज को देखता है। इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज कंक्लूडेड, जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंक्लूड होता है, और इफ द ट्रायल लास्ट सेवरल डेज, अगर काफी दिनों तक ये ट्रायल चलता है, ही डज दिस एवरी डे, हर रोज शाम को बैठ के, वो जब भी एक टाइम है उस टाइम पे वो बैठ के वो सारी चीजें उस प्रूवर के साथ पूछता है भी आज क्या 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 हुआ, उसको दोबारा रीचेक करता है, इन ऑर्डर वाइल्स एवरीथिंग इज स्टिल फ्रेश इन हिज मेमोरी, क्योंकि उसकी मेमोरी में भी ताजा ताजा ये चीजें हुई हैं तो उसको याद रहेगा। तो रोज के रोज उसको वो पूछना, अगर कई दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट चलता है, to question him about the exact nature of every one of these circumstances and to write down the more precise details so elicited, और जितनी भी वो precise details लिख सकता है, जितनी वो precise details बता सकता है, because ये जो precise details हैं, कोई आपको मेरे को जी स्टूल हार्ड हुई, स्टूल हार्ड इज समथिंग विच इज नॉट वेरी अनकॉमन थिंग, लेकिन अगर उसकी कोई प्रिसाइज डिटेल है, फर्स्ट पार्ट हार्ड था, फिर सॉफ्ट था, फिर उसके बाद डायरिया था, वाटरी था, ये एक प्रिसाइज डिटेल बन गई। दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेमेडी एंड द प्रिस्क्रिप्शन। सो सिमिलरली इन प्रूविंग, ये जो प्रिसाइज डिटेल्स हैं यही बताती है कि कैसे एक दवाई दूसरी से अलग है, क्योंकि यही तो एट द एंड, एट द बेस, यही तो कोशिश है, एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है, एक दवाई दूसरी दवाई से कैसे अलग है, यही तो हमारा वो है बेसिक कोशिश कि हम अलग कैसे करें इसको। और टू मेक सच ऑल्टरेशंस एज द एक्सपेरिमेंटर में सजेस्ट, या फिर उसमें कोई ऑल्टरेशन करनी है जैसे कि एक्सपेरिमेंटर बता रहा है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं नहीं ये ऐसे ऐसे हुई थी मेरे साथ, तो उनको ऑल्टरेशन करना। ही फुटनोट का, उसी फुटनोट का एफोरिज्म है, he who makes known to the medical world the results of such experiments becomes thereby responsible for the trustworthiness of the person। वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने मेडिकल वर्ल्ड को ये रिजल्ट्स बताने के, इस दवाई के ये सिम्टम आते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये मेरा रिजल्ट आया है, एंड ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ पर्सन। जो पर्सन है जिसके ऊपर प्रूविंग हो रही है, उसके वो कितना ट्रस्टवर्दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस डॉक्टर की है, उस फिजिशियन की है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड हिज स्टेटमेंट्स एंड जस्टली सो एज द व्हील ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी इज हियर एट स्टेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेक पे क्या है,
सफरिंग ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ हम सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं कि उसको आराम कैसे दिया जा सके। तो जितना इस चीज में ट्रस्टवर्दीनेस होगी, जितना ट्रुथफुल होगी ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट्स, उतना ही उस ह्यूमैनिटी की सफरिंग को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। पिछले कुछ समय से ऐसी भी प्रूविंग्स चल रही हैं कि पैसे दिए जाते हैं प्रूवर को कि प्रूव करके लेके आओ, बताओ क्या क्या हुआ है। आगे भी इसके अभी नहीं चल रही, पहले से ही शुरू हो गया था, डॉक्टर हनीमैन के टाइम पे ये चीज शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो आगे आएगा उसके ऊपर भी एफोरिज्म, या ऐसे ही रैंडमली 100 लोगों को दे दी दवाई और फिर पूछने लगे हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो आजकल एक चलता है ना कि भाई इतने लोगों को प्लेसिबो देनी है, इतने लोगों को दवाई देनी है, फिर उनको पूछो जी वो ग्रुप स्टडी के क्या क्या उसमें इफेक्ट आया। ये भी चल रहा है, बट दिस इज नॉट द मेथड टू प्रूव द मेडिसिन। ये प्रूविंग करने का मेथड नहीं है। हाँ, आप वो कंपैरिजन के लिए अच्छा है, बट इट इज नॉट वर्दी प्रूविंग। प्रूविंग नहीं कर रहे आप उसमें। जब भी एक प्रूविंग होती है उसमें एक एक्सपेरिमेंटर और एक फिजिशियन पूरी अपनी मेहनत लगाते हैं, तो प्रूविंग का कुछ पार्ट निकल के आता है। अगर आप एक बंदे ने 50 लोगों को प्रूविंग के लिए दे दी और वो एक बंदा पूछ रहा है 50 लोगों से एक ही टाइम पे, दैट विल नॉट बी अ वर्दी प्रूविंग। वो कोई वर्दी प्रूविंग नहीं होगी, क्योंकि आपको रोज की रोज ध्यान देना उस चीज के ऊपर। आप अपने एक्सपेरिमेंट के साथ कितने सच्चे हो वो जरूरी है। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड इट इज ट्रस्टवर्दी। लोग इस पे भरोसा करके इसको यूज कर सकते हैं। शब्दों का अपना मायना होता है, शब्दों के अपना मतलब होता है, शब्दों का एक अहमियत होती है, तो बड़े ध्यान से देने होते हैं वो। क्योंकि जिसने भी सुनना है वो ट्रस्ट के साथ सुन के उसको यूज करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूविंग इन अवर सिस्टम। तो इतने ध्यान से, इतने काबिलियत से करने वाली चीज है। कॉलेजेस में भी दे देते थे, लो ये दवाई प्रूव करके बताओ, जाओ ये दवाई ले लो, इसके सिम्टम्स निकाल के लेके आओ कि भी क्या है। बच्चे को, स्टूडेंट को पता ही नहीं प्रूविंग होती क्या है, प्रूव क्या करेगा वो। उसको पता ही नहीं मैंने लिखना क्या है, मैंने किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, तो वो प्रूविंग कैसे करेगा। उसको दिखाना पड़ेगा पहले प्रूव करके अपने ऊपर, किसी के ऊपर, कि भाई ये ऐसे होती है प्रूफ, ऐसे ऐसे ध्यान देना है। आगे बताएंगे उसके बारे में डॉक्टर ने। If the person cannot write, next aphorism, the physician must be informed by him every day of what has occurred to him. अगर इंसान लिख नहीं सकता तो हमेशा बोलता है कि रोज के रोज उसको फिजिशियन को नोट डाउन कराना है कि उसके साथ क्या क्या हुआ एंड हाउ इट टुक प्लेस, कैसे कैसे हुआ। What is noted down as authentic information on this point, however, must be chiefly the voluntary narration of person who makes the experiment. उस इंसान की एक वॉलंटरी नरेशन होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। वही बताएंगे आगे डॉक्टर हनीमैन के, जैसे हम केस टेकिंग में लीड नहीं करते हैं क्वेश्चंस को कि आज मीठे का मन किया, हाँ जी मीठे का मन किया, तो उसको पहले से ही करता है, वो प्रूविंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। सो इट शुड बी द वॉलंटरी नरेशन, वो अपनी वॉलंटरी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने आप से, नथिंग कंजेक्चुरल एंड एज लिटिल एज पॉसिबल ड्राइव्ड फ्रॉम आंसर्स टू लीडिंग क्वेश्चंस। कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं उसको पूछने, ये तो केस टेकिंग में भी नहीं पूछने, कंजेक्चुरल क्वेश्चंस नहीं पूछने, अपने आप से मनगढ़ंत चीजें सोच के भी इसके साथ ऐसे 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 हुआ होगा, चलो ये वाला सवाल पूछते हैं इसको, ठीक है ना। सो नथिंग कंजेक्चुरल, एज लिटिल एज पॉसिबल ड्राइव्ड फ्रॉम आंसर्स टू लीडिंग क्वेश्चंस शुड बी एडमिटेड। कोई भी चीज जो कंजेक्चुरल है, कोई भी आंसर जो लीडिंग क्वेश्चन से आया है, उनको एडमिट नहीं करना है, सिर्फ जो उसकी वॉलंटरी नरेशन है उसी को एडमिट करना है। Everything must be ascertained with the same caution as I have counseled above for the investigation. 84 to 99 जो केस टेकिंग के उसमें बोल रहे हैं कि मैंने जो जो आपको बताया है कि इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं पूछने सवाल, वो सारी सेम कॉशन जो मैंने
जो डॉक्टर हनीमन ने 84 to 99 में बताई है, उन सब का ध्यान रखना है और वैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिनोमेना एंड फॉर ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ नेचुरल डिजीजेस। बट द बेस्ट प्रूविंग्स, अब बेस्ट प्रूविंग्स कौन सी होती हैं? आपको क्वेश्चन भी आता है उसमें एग्जाम्स में हमें, of the pure effects of simple medicines in altering the human health and of the artificial diseases and symptoms they are capable of developing in the healthy individuals are those which the healthy, unprejudiced and sensitive physician institutes on himself। सबसे बेस्ट प्रूविंग होती है जो फिजिशियन अपने ऊपर करता है। अब यहाँ पे वही बात आएगी आगे फुटनोट में जो हम काफी देर से करते हैं, या मैं बताता हूं आपको भी, एक आदत डाल लीजिए अपने अंदर धीरे धीरे करके, so that you can understand homeopathy better, you can understand human beings better, okay? So the best proving is which the healthy, unprejudiced and sensitive physician institutes on himself with all the caution and care here enjoined। बड़े ध्यान से, बड़ी केयर के साथ जो अपने ऊपर प्रूविंग करता है वो बेस्ट प्रूविंग होती है। He knows with the greatest certainty the things he has experienced in his own person, क्योंकि जो उसने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, कैसी दर्द हुई, क्या चेंज आई मेंटल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में, क्या क्या चेंजेस आई, जो उसने खुद एक्सपीरियंस की हैं, और वो जब सामने देखता है तो एकदम से पहचान जाता है ये तो वही है, ये तो वो वाली स्टेट है, ठीक है ना। So footnote 2 aphorism 141, those trials made by the physician on himself have for him other and inestimable advantages। बोला कि ये जो ट्रायल्स या प्रूविंग्स फिजिशियन अपने ऊपर करता है उसके ये जो प्रूविंग्स के जो फायदे हैं वो सिर्फ मेडिसिन के सिम्टम्स निकालने से भी कहीं ज्यादा होते हैं फिजिशियन को। इन द फर्स्ट प्लेस द ग्रेट ट्रुथ दैट द मेडिसिनल वर्च्यू ऑफ ऑल ड्रग्स whereon depends their curative power lies in the changes of health he has himself undergone from the medicine he has proved। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जो मेडिसिनल पावर है उसका जो एक्सपीरियंस है कि वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करती है और उसी तरह से क्या क्या चीजें क्योर कर सकती है, उसको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है उसका, उन चेंजेस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फिजिशियन को मिलता है। And the morbid states he has himself experienced from them becomes for him an incontrovertible fact। ऐसा फैक्ट बन जाता है उसके लिए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं की जा सकती, एक सच्चाई बन जाती है उसके लिए कि मेरे साथ ये चीजें घटी हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद, ठीक है ना। तो जब मैं कहीं ये सिम्टम देखूंगा और ये दवाई दूंगा तो वो ठीक होगी। Again by such noteworthy observations on himself he will be brought to understand, next क्या है, he will be brought to understand his own sensation, his mode of thinking and his disposition, the foundation of all true wisdom nothi sutan, know thyself, ठीक है, ग्रीक में नोथी सूटन बोलते हैं नो thyself को। दूसरा क्या फायदा होगा कि जब हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, कल मैं ऐसे महसूस कर रहा था आज ऐसे हो रहा है, मेरी मोड ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरी डिस्पोजिशन कैसी हो रही है, तो उसके साथ सेंसेशंस कैसी हो रही हैं, मैं क्या क्या फील कर रहा हूं, उसके साथ मुझे अपने बारे में पता चलता है। और डॉक्टर हनीमन बोलते हैं दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ट्रू विजडम, जो एक सच्ची विजडम है उसका जो फाउंडेशन है वो यहीं से है कि जब हम अपने आप के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। यही बात मैं पहले भी आपको बताता हूं, हर बार यही बात करते हैं, पेशेंट को माइंड को अच्छे से समझना है, डिस्पोजिशन को अच्छे से समझना है, कोई इंसान कैसे सोचता होगा वो अगर अच्छे से समझना है तो पहले ये समझना है कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे करता हूं चीजों। नो दाई सेल्फ, मेरी सेंसेशंस और फंक्शंस कैसे हैं, मेरा मोड ऑफ थिंकिंग कैसे है। And he will be also trained to be what every physician ought to be, a good observer। और यही तरीका है एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने का। क्यों?
क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आप को। आज तक किया ही नहीं ऑब्जर्व, अब कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, वो ऐसे ऐसे आती हैं, उनके ये एक्सप्रेशंस होते हैं, मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है, मेरे माथे पर एक शिकन आ जाती है जब मैं ऐसी चीजें सोचता हूँ। तो जब आपको सामने रेट्रोस्पेक्टिव में दिखेगी वो माथे की शिकन, वो चेहरे का वो हाव भाव, वो एक शरीर की बॉडी लैंग्वेज, तो आप पहचान जाओगे भी ये इंसान भी ये सोच रहा होगा बैठे। अगर कोई किसी को आदत है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, किसी को पाँव हिलाने की आदत है या किसी को थोड़ी फिजिटीनेस है, तो नेक्स्ट टाइम जब फिजिटी हो आप खुद, तो एक ऑब्जर्व करना शुरू करना अंदर भी क्यों हो रहे हो, क्यों रेस्टलेसनेस आ रही है, why you don't want to be at that particular place at that particular time, क्यों आप वहां से हिलना चाहते हो, वहां से निकलना चाहते हो, या जो सामने है उसको निकालना चाहते हो, क्योंकि फिजिटीनेस आती ही तब है। क्यों एग्जाम हॉल में बैठे लोगों को पैर हिल रहे होते हैं, ये होता है, रेस्टलेसनेस क्यों होती है, क्यों होता है, निकले यहां से, जल्दी निकलना है, फटाफट पेपर खत्म करें, निकले यहां से। इट इज नॉट समथिंग विच इज जो मेरे अंदर के एनवायरनमेंट के अनुकूल है, जो मैं हूं उसके अनुकूल है, ठीक है ना। सो वी विल बिकम वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, और यही तरीका है अच्छी ऑब्जर्वेशन का, you start observing yourself, you start knowing yourself. All our observations on others are not nearly so interesting as those made on ourselves. लोगों के ऊपर ऑब्जर्व करके आपको ये नहीं पता चलेगा भी अंदर क्या चल रहा है, जितनी देर तक आपको ये नहीं पता चलता कि भी अंदर एक्चुअल में चलता क्या रहता है। मतलब भाई दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं और हर इंसान में एक दुनिया है। वो जो दुनिया है हर इंसान में, हमारे अंदर एक दुनिया है, वो जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया के लिए एक शीशा बनती है, एक रोशनी बनती है उस दुनिया को जानने की। जब आपको पता लगा कि आपके अंदर का चोर या आपके अंदर का एक जो झूठ है वो कैसे पनप, तो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आपको गुस्सा भी आना बंद हो जाएगा अगर कोई झूठ बोलता है। पेशेंट आते हैं जी, कब आता है जी गुस्सा, जब लोग झूठ बोलते हैं जी, तब तक ही आता है झूठ बोलने पे किसी के गुस्सा, जब तक हमने ये नहीं जाना होता भी झूठ बोला क्यों जाता, मैं झूठ क्यों बोलता हूँ। हर कोई बोलता है, अपने आप से बोलता है, कोई बाहर वालों से बोलता है, लेकिन बोलते हैं। दैट इज व्हाट प्रोड्यूसेस द अनरियलिस्टिक पिक्चर, अनरियलिस्टिक परसेप्शन। वो झूठ ही तो है, बोल रहे हैं। और जब पता लग जाता है भाई झूठ क्यों बोला जाता है, तो फिर बाहर गुस्सा नहीं आता झूठ के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। वो जो सेंसिटिविटी हुई है वो खत्म हो जाती है झूठ के ऊपर, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है, आपको पता लग जाता है भी झूठ होता क्या है। झूठ पे गुस्सा उसी को आता है जिसको पता ही नहीं भी झूठ होता क्या है, पता ही नहीं उसको। The observer of others must always dread lest the experimenter did not feel exactly what he said. और नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में प्रूविंग में हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पूछते हैं हाँ जी क्या क्या महसूस हुआ आपको बताइए, तो एक बोल रहे कि हमेशा मन में डर होता है ऑब्जर्वर के कि पता नहीं जो एक्सपेरिमेंट है वो एग्जैक्टली बता पा रहा है जैसे उसने फील किया कि नहीं। और लेस्ट he did not describe his sensations with the most appropriate expressions. जो भी उसकी सेंसेशंस थी क्या उसने प्रॉपर वर्ड और एक्सप्रेशन में उसको बताया है या उसको फील किया है, या जो फील किया उसको शब्दों में डाल पाया कि नहीं। ही मस्ट ऑलवेज रिमेन इन डाउट, तो एक डाउट रहता है हमेशा मन के अंदर whether he has not been deceived at least to some extent। हालांकि प्रूवर की कोशिश नहीं होगी डिसीव करने की, लेकिन उसके समझाने में फर्क पड़ सकता है। So these obstacles to the knowledge of truth, ये जो obstacles हैं सच को जानने के लिए, which can never be thoroughly surmounted in our investigations, जिनको हम पूरी तरह से पार नहीं पा सकते अपनी investigations में, of the artificial morbid symptom that occur in others,
from the ingestion of medicines cease entirely when we make the trials on ourselves. तो जब हम अपने ऊपर ट्रायल्स करते हैं, वो सेंसेशन, वो फीलिंग को फील करते हैं, तो हमें पता लग जाता है ये क्या चीज है. एंड वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर जज, कि मैंने महसूस किया, जो फील किया, कि उसको शब्दों में वैसे ही उतार दिया कि नहीं. He who makes these trials on himself knows for certain what he has felt. क्योंकि जब हम अपने ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हमें फॉर श्योर पता है कि मैंने क्या महसूस किया. And each trial is a new inducement for him to investigate the powers of other medicines. और हर ट्रायल के साथ एक नई इंड्यूसमेंट आती है, एक नई एनर्जी आती है कि हम मेडिसिन को इन्वेस्टिगेट करें. He thus becomes more and more practiced in the art of observing. और ये उसकी एक प्रैक्टिस है, आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग की. वो और प्रैक्टिस्ड होता जाता है, और प्रैक्टिस्ड हो जाता है, और सीखता जाता है कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखना है, क्या क्या मिलता है, क्योंकि वो अभी इतनी देर से खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, एक आदत पड़ गई ऑब्जर्वेशन की. और ऑब्जर्वेशन की आदत कभी बाहर से नहीं पड़ सकती, हो ही नहीं सकता. इट हैज टू स्टार्ट विद योर सेल्फ. वो अपने सेल्फ के साथ ही स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन. Of such importance to the physician, by continuing to observe himself, the one on whom he can most rely, who will never deceive him. हम अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते चाह के, ठीक है ना. हम अपने ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं. तो जो हम अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन मिलती हैं, हमारी फीलिंग्स के ऊपर, हमारी सेंसेशंस के ऊपर, हमारे फंक्शंस के ऊपर, हमारी डिस्पोजिशन, बिहेवियर के ऊपर, वो हमारे लिए एक सच बन जाती है. वो एक सच का पार्ट बन जाती है, और आधार बन जाती है, बेस बन जाती है हमारा ऑब्जर्वेशन का. एंड दिस ही विल डू all the more zealously as these experiments on himself promise to give him a reliable knowledge of true value. और वो और जोश के साथ करेगा जैसे जैसे उसको एक रिलायबल नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है अपने बारे में, दवाइयों के बारे में, और लोगों के बारे में. इतनी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है, तो क्यों नहीं करेगा कोई इंसान उसको और जोश के साथ, और जेलसली, और ट्रुथफुली. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्योर that are still to a great degree unknown to our art. अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, दवाइयां हैं जो कि अननोन है हमारे लिए, और धीरे धीरे करके वो उनकी तरफ भी जाएगा, उनको भी प्रूव करेगा अपने ऊपर. Let it not be imagined that such slight indispositions caused by taking medicines for the purpose of proving them can be in the main injurious to the health. बोले लेकिन दिमाग में ये भी चीज नहीं रखनी कि जो छोटी छोटी इंडिस्पोजिशन हो रही हैं मेडिसिन को प्रूव करने पे, ये हमारी हेल्थ को किसी तरह से परमानेंटली डैमेज कर देंगी. ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं कभी भी, उल्टा होता है. एक्सपीरियंस शोज ऑन द कॉन्ट्रेरी. एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेरी शो करता है दैट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रूवर, जो प्रूवर का एक ऑर्गेनिज्म है, बिकम्स बाय दीज फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन हिज हेल्थ all the more expert in repelling all external influences. बोल रहे उल्टा होता है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उनको रिपेल करने में जो सिस्टम है वो और भी हेल्दी और भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इनिमिकल टू हिज फ्रेम एंड ऑल आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स. तो इंसान और तंदुरुस्त होता जाता है आफ्टर प्रूविंग्स एंड बिकम्स मोर हार्डन टू रेजिस्ट everything of an injurious character. He becomes more hardened, he becomes more stronger to resist everything जो कि injurious character की है, by means of these moderate experiments on his own person with medicines. His health becomes more unalterable. उसकी health unalterable हो जाती है. He becomes more robust as all experience shows. डॉक्टर हैनेमन ने अपने ऊपर इतनी प्रूविंग्स की थी, उनको पता है कि भी मेडिसिन को जो मैंने जिससे जैसे मैं प्रूव करता गया, मेरे हेल्थ में परमानेंटली क्या क्या चेंजेस आती गई. दैट आई हैव बिकम मोर रोबस्ट, मोर हार्डन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिस्टिंग टू दीज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है ना. सो चलो ये प्रूविंग का पार्ट है, लेकिन इस पार्ट में, इस एफोरिज्म में
इस फुटनोट में हमें एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है वो ये है कि प्रैक्टिस चलती रहे, क्या, खुद को ऑब्जर्व करते रहने की, अपने आप को। और आप अगर कहीं इसकी आदत पड़ गई, आप ये करना शुरू कर दो, तो इट विल ओपन न्यू गेट्स ऑफ नॉलेज फॉर यू। एक नए दरवाजे नॉलेज के, ज्ञान के चीज खोल देती है। आप देखोगे अगर आपने एक महीना ये चीज एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे फॉर 1 मंथ इफ यू कीप डूइंग समथिंग विद योरसेल्फ, और ये चीजें ऐसा बर्डन लेके नहीं करनी होती है, एक खेल होती है, गेम होती है कि चलो अभी गुस्सा आया था मेरे को, मैं चलो सोचता हूँ बैक पीछे जाके कि मेरे को गुस्सा क्यों आया था। अच्छा अच्छा, मैंने ये फील किया और मैंने गुस्से में अंदर ये शब्द उसके लिए यूज किए, इतनी मेरे अंदर नफरत थी, इतने मेरे अंदर भावना थी किसी को हर्ट करने की, हालांकि मैंने नहीं किया या किया वो अलग बात है। उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला, मैंने उसको क्यों बोला, क्योंकि मेरा ये अंदर एक इच्छा थी उसको हर्ट करने की। तो आपको उन चीजों का पता लग जाता है, यू बिकम नोन विद दैट। दिस इज नो दाई सेल्फ, नोइंग दाई सेल्फ। और दाई सेल्फ से ही सब चीजों को समझने की जो एक प्रक्रिया है, टेंडेंसी है, फिनोमेना है, वो शुरू होता है। ठीक है ना। और वही चीज डॉक्टर हैनेमन यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके साथ आपकी जो ऑब्जर्वेशन में एक चेंजेस आएंगी, चीजों को समझने में जो चेंजेस आएंगी, चीजों को देखने में जो चेंजेस आएंगी, वो एक अलग ही होंगी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट एफरिज्म, बट हाउ सम सिम्टम्स of the simple medicine employed for a curative purpose can be distinguished amongst the symptoms of the original malady। लेकिन बोला कि अगर कहीं पुरानी कोई डिजीज चल रही है, कोई ओरिजिनल मेलेडी चल रही है, वहां पे हम अगर कोई मेडिसिन देते हैं प्रूव करने के लिए, तो वहां पे उसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन इन डिजीजेस, especially in those of chronic character that usually remain unaltered, is a subject appertaining to the higher art of judgment and must be left exclusively to masters in observation। और कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो मोस्टली कहीं ऐसे कोशिश होनी चाहिए भी हेल्दी इंडिविजुअल हो सकता है थोड़े बहुत डिजीज्ड इंडिविजुअल्स में थोड़े बहुत क्रॉनिक करेक्टर ऑफ मैरिज किसी की चल रही है, बट दैट मस्ट बी लेफ्ट एक्सक्लूसिवली टू मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन। लेकिन उनके लिए छोड़ देनी चाहिए जो मास्टर्स बन चुके हैं ऑब्जर्वेशन में, जो कि ये देख सकते हैं कि ये जो सिम्टम है ये मेडिसिन का है और ये जो सिम्टम है ये पुरानी उसकी बीमारी का है। लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ person who wants to learn or know, one must start with healthy individuals. Symptoms which during the whole course of the disease might have been observed only a long time previously or never before, consequently new ones belonging to the medicine। थोड़ा सा उसमें इंसाइट दे रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर हैनेमन फुटनोट में कि ऐसे सिम्टम्स जो कि कोर्स ऑफ डिजीज में एक आधी बार इंसान के जीवन में घटे, इंसान के डिजीज प्रोसेस में एक आधी बार हुए या पहले कभी हुए नहीं और बिल्कुल नए हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये दवाई के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट अगेन दोस हैव टू बी कंफर्म्ड इन योर फर्दर फ्यूचर प्रूविंग्स। ठीक है ना। If we have thus tested on the healthy individual a considerable number of simple medicines and carefully and faithfully registered all the disease elements and symptoms they are capable of developing as artificial disease producers, then only have we a true materia medica। कैसे आता है हमारे पास एक ट्रू मटेरिया मेडिका? जब एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर हमने बहुत सारी दवाइयां, सिंपल मेडिसिन, केयरफुली एंड फेथफुली उसके सब डिजीज एलिमेंट्स के सिम्टम्स को रजिस्टर कर लिया, और वो कौन कौन सी आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकती हैं या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं एंड देयरफॉर क्योर कर सकती हैं, सिर्फ तो ही हमारे पास एक ट्रू मटेरियल मेडिका आता है। अ कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस। एक प्योर रिलायबल तरीका के दवाइयां काम कैसे करती हैं जब किसी को दी जाती हैं। अ वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर wherein is recorded a considerable area of peculiar change of the health। हेल्थ में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं
वो सब उसमें नोट की गई हैं। हेल्थ में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं वो सब उसमें नोट किए गए हैं। हो सकता है आज वो सिम्टम अभी डेवलप हुए ही नहीं इन बीमारियों के रूप में, अभी बीमारियों के रूप में नहीं आए वो सिम्टम, लेकिन आपके पास वो पड़े हैं कि ये सिम्टम हेल्थ में आ सकते हैं। ascertain to belong to each of the powerful medicines as they were revealed to the attention of the observer। कि जो पावरफुल मेडिसिन थी उन्होंने जैसे जैसे अपने अपने सिम्टम्स को रिवील किया ऑब्जर्वर की अटेंशन को, in which the likeness of the homeopathic disease elements of many natural diseases to be hereafter cured by them are present। तो उनको कैसे कैसे क्योर करना है, उन्हीं सिम्टम्स को होम्योपैथिक वे से कैसे क्योर करना है, उसको हमने उस प्योर मटीरिया मेडिका में लिख लिया, उसमें नोट डाउन कर लिया। Which in a word contain artificial morbid states that furnish for the similar natural morbid states the only true homeopathic, that is to say specific therapeutic instruments for affecting their certain and permanent cure। तो ये जो मेडिसिन बन गई ये आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट्स की वजह से हमारे पास एक ऐसी दवाइयां आ गई जिन्होंने वो स्पेसिफिक स्टेट्स प्रोड्यूस की थी और उन्हीं स्पेसिफिक स्टेट्स को ठीक करने की पावर उनमें है। ये हमने हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर यूज करके उसको देख लिया है। तो इस इतनी मेहनत के बाद हमारे पास एक ट्रू फॉर्म ऑफ मटीरिया मेडिका आता है, इतनी मेहनत करने के बाद। मेहनत तो पता नहीं कितनी की होगी हनीमन सर ने, लेकिन एफोरिज्म कितने लिखे हैं, एफोरिज्म से तो कहीं ज्यादा मेहनत होगी उनकी। फुटनोट टू एफोरिज्म 143, ये जो हम बात कर रहे थे पहले भी। Lately, it has been the habit to entrust the proving of medicines to unknown persons at a distance। कोई दूर बैठा है उसको दवाई पोस्ट कर दी कोई भी करके हमें बता देना भी क्या क्या चेंजेस आई। Who were paid for their work and the information so obtained was printed, और उसको छाप भी दिया गया। हनीमन सर के टाइम पे ये चीजें शुरू हो गई थी। But by so doing the work which is of all others the most important, which is to form the basis of the only true healing art and which demands the greatest moral certainty and trustworthiness, seems to me, I regret to say, to become doubtful and uncertain in its results and to lose all value। मतलब जो इतनी ध्यान से करने वाला काम है जिसके ऊपर बेस है हमारा ट्रू हीलिंग आर्ट, हमने दवाई कैसे देनी है वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर तो बेस्ड है। और अगर हम उसमें ऐसी घपलेबाजी करते हैं जिसके लिए हमारी एक मॉरल सर्टेनिटी, एक ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए उस चीज को लिखने में, तो बोल रहे कि मैं तो इस चीज के ऊपर कभी विश्वास नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज बी डाउटफुल अबाउट दिस थिंग एंड अनसर्टेन इन इट्स रिजल्ट। और ये चीज अगर ऐसे ही होती रही तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अनसर्टेन होते जाएंगे और सारी वैल्यू अपनी खो देंगे, अपनी सारी वैल्यू ये लूज कर जाएंगे। जिसकी वैल्यू इतनी बताई है डॉक्टर हनीमन ने कि इट विल बी द ट्रू मटीरिया मेडिका, वो सारी वैल्यू अपनी लूज कर जाएगा अगर इस तरीके से काम होगा तो। Aphorism 144, from such a materia medica everything that is conjectural, all that is mere assertion or imaginary should be strictly excluded। कोई भी चीज ऐसी है जो कंजेक्चुरल है, जिसके ऊपर डाउट है, और मियर एजर्शन है, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, या इमेजिनरी है कि ऐसा हो सकता था या ऐसा हुआ होगा, वो सब इसमें से निकाल देनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी द प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर केयरफुली एंड ऑनेस्टली इंटरोगेटेड। जब हमने ऑर्गेनन शुरू की थी मैंने आपको एक बात बताई थी कि डॉक्टर हनीमन, अगर ऑर्गेनन को समझना है अच्छे से तो जो इमोशन है डॉक्टर हनीमन का उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। हर जगह पे वो ऑनेस्टी, हर जगह पे मॉरल वैल्यूज, हर जगह पे ट्रस्टवर्दीनेस, कि उनका इमोशन इस चीज के साथ कितना जुड़ा हुआ था, क्यों जुड़ा था, कि जो कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाए, आराम आना शुरू हो जाए। और यही इमोशन अगर हम कैरी करते हैं व्हाइल क्योरिंग अवर पेशेंट्स तो वो क्योर होंगे ही होंगे, उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी जेलसनेस के साथ,
उसी पैशन के साथ, उसी केयरफुलनेस के साथ जब हम पेशेंट्स को देखेंगे, मेडिसिन को पढ़ेंगे समझेंगे, ऑर्गेन को पढ़ेंगे समझेंगे, तो वैसे ही हमें रिजल्ट आगे देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर जब रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, इट इज नॉट द नॉलेज जो कम है या ज्यादा है, नहीं, वो हमारे इमोशन जो है वो कहीं फीके पड़ जाते हैं। वो जो इमोशन है एक कंपैशन का, वो जो इमोशन है एक ऑनेस्टी का, वो जो इमोशन है उस काम को करने का जो हमें दिया गया है, हमें सौंपा गया है एज अ फिजिशियन टू क्योर द पेशेंट, द सिक टू हेल्थ, वो कहीं फीका पड़ जाता है और फिर रिजल्ट भी फीके होने शुरू हो जाते हैं, हम लैग कर जाते हैं उस चीज में। ठीक है ना। सो ये जो पिछले कुछ एफोरिज्म्स में सिखाने के लिए, बताने के लिए, जो उनके इमोशंस हैं डॉक्टर हैनेमन के, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज वर्ड्स। His words are very important, but more important than the words are the emotions, the feelings with which they are written. अगर हम उन फीलिंग्स में टैप इन कर गए तो हम होम्योपैथी को सीखना बड़ी आसानी से शुरू कर देते हैं। होम्योपैथी की इजी पाथ बन जाती है, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंट इज टू टैप इन दोज फीलिंग्स। उन फीलिंग से जुड़ना, उन फीलिंग्स के साथ अपनी आप को जोड़ना, जब वो हो जाता है तो फिर होम्योपैथी इजी लगनी शुरू हो जाती है, आसान लगनी शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल नहीं लगती, फिर समझ में भी बहुत जल्दी आती है। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक करेंगे, 144 तक। बाकी नेक्स्ट टाइम जल्द ही करेंगे इसको।